हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सैलाब के जो नुकसानात हैं उस बारे में जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि हलाकतों की तादाद बढ़कर 1162 हो गई है और आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसमें 300 से ज़ायद बच्चे भी जाँ बहक हुए हैं और सूरत हाल अभी तक कंट्रोल में नहीं है। जो नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है वो 6 अरब डॉलर से लेकर 10 अरब डॉलर तक लगाया जा रहा है और उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ज़ाहिर है लोगों के घर तबाह हुए हैं, वो सड़कों पर हैं, उनको शेल्टर चाहिए, उसके लिए बैरूनी इमदाद भी आ रही है। मगर ज़राअत के बारे में कहा जा रहा है कि अगर कोई शोबा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुतासर इन सैलाब से हुआ है तो वो ज़राअत है। सिंध की अगर हम मिसाल ले लें तो जो 85% खजूर की जो फसल है वो तबाह हुई है। कपास की जो फसल है उसके बारे में इब्तदाई तखमीना लगाया गया था शायद 80-90%, मगर अब रिवाइज़ करके उसे कहा गया 45% जो फसल है वो तबाह हुई है कपास की। उसके साथ साथ गन्ने की फसल जो है वो 7% के करीब तबाह हुई है और जो सब्जियां फल हैं वो तो ज़ाहिर है उनकी कीमतें जिस तरह अब दुगनी बल्कि तिगनी हो गई हैं, तो उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि किस कदर नुकसान हुआ है। और पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त जो है आज एक हंगामी समरी भी मंजूर की गई जिसके तहत ईरान और अफ़गानिस्तान से कम प्याज और टमाटर जो है वो मंगवाए जाएँ। साथ ही साथ ये भी ख़बरें आ रही हैं कि शायद भारत में पाकिस्तान 2019 के बाद पहली दफ़ा अपना ट्रेड ऑफिसर भी तैनात करने की जो है मंजूरी दे रहा है, जिसके तहत भारत से भी जो तिजारत का रास्ता है वो खुले। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बल्कि आज एक बयान भी जारी किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वाघा के रास्ते जो है ये सब्ज़ियाँ और जो कारोबार है वो दोबारा खोला जाए फिलफौर, वरना ये मुश्किलात जो है ये हल नहीं होंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो भी आना है और वो है गंदम की किल्लत। अब अभी गंदम का ख़तरा बिल्कुल आना है, लेकिन ऑलरेडी वो इस हवाले से आ चुका है कि जो गंदम इस फसल की कटी थी जो गोदामों में रखी थी, जितने भी देही इलाक़ों में या देही कस्बात के नज़दीक सरकारी गोदाम थे उनमें से बेशतर में कम से कम सिंध की हद तक पानी दाखिल हो चुका है। अब ये अंदाज़ा नहीं है कि उनमें से कितनी गंदम बच सकती है, खाने के काबिल हो सकती है, कितनी ख़राब। अच्छा, अगली फसल का किसी को पता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी पानी की निकासी होनी है, वो होगी, फिर ज़मीन तैयार होगी, फिर बवाई होगी, उसकी बवाई। और गंदम के हवाले से जो कहा गया है कि जो 20% गंदम की जो हमारी पैदावार है जो आपके ज़ाहिर है स्टोर की गई थी वो ख़त्म हो गई है। तो हम ऑलरेडी शॉर्ट थे और 3 लाख टन गंदम। अच्छा, आलमी मंडी में भी किल्लत है गंदम की, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जो अच्छा, इट्स अ कैश 22 सिचुएशन। मसलन पाकिस्तान जो है एक ज़माने में खुद कफील था ज़ाहिर है गंदम में, लेकिन पिछले कई सालों से गंदम बाहर से मंगवानी पड़ रही, इसलिए कि आबादी अगर 22 से 24 के दरमियान है तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कपास के साथ हाथ हुआ है उसके बाद ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो बुनियादी जो तिजारत है, बैरूनी तिजारत, वो तो कॉटन के हवाले से है। तो कॉटन में अगर 30-33% भी कमी होती है आखिर में जाके ये पता चलता है, तो जाहिर है कि मिलें तो चल रही हैं, इंडस्ट्री तो बंद नहीं हो सकती, बाहर से मंगवाना पड़ेगा, उसके लिए डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। तो वो जो होता है ना मरे पे सोना दुर्रा सर, वो उस कैश 22 सिचुएशन में हम फंसने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अनवर साहब, मरकज़ी सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। चौधरी अनवर साहब, जाहिर है ज़राअत अगर तबाह होती है तो किसान तबाह होता है और किसान ऑलरेडी इस सैलाब ने जो हिट किया है वो उसी पिसे हुए तबके को किया है जो पहले से बुनियादी सहूलियात के लिए बहुत ज़्यादा तगोदौ कर रहा था मगर उसे मिल नहीं पा रही थी। तो हम ये जानना आपसे चाहते हैं कि ये जो अब फसलात का नुकसान हुआ है ये रिकवरी कैसे होगी? आप ख़ुद इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं और जनूबी पंजाब में अभी भी ख़तरा है, सिंध में ऑलरेडी जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है गुद्दू और सक्खर के मकाम पर। तो इस सारी सूरत हाल में कोई स्ट्रेटजी है आपके पास कि किस तरीके से इन किसानों की जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए, या आपके ख्याल में हुकूमत की तवज्जो भी उस तरफ अभी नहीं है? अभी तक सिर्फ और सिर्फ तवज्जो ये है कि लोगों को बुनियादी सहूलियात किसी तरह मुहैया की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारा ये है, ये कुदरती आफात आई है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है।
ना गवर्नमेंट अभी कर सकती है, ना कोई प्राइवेट कर सकता है। असल में जो सैलाब से इफेक्टेड बंदे हुए हैं, अभी तो उनके पास खुराक भी नहीं पहुंच रही, क्योंकि सारी सड़कें तबाह हो चुकी हैं, पानी पानी है, सिवाय हेलीकॉप्टर के और कोई रास्ता नहीं। डीजी खान बर्बाद हो चुका है और राजनपुर जिला 90% तबाह बर्बाद हो चुका है। राजनपुर के करीब जितने मौजे हैं वो सारे पानी की लपट में आ चुके हैं, और जो जहां सैलाब नहीं आया वो भी बारिशें इस साल इस कदर ज्यादा हुई हैं। ये जो आप कपास की फसल कह रहे हैं, ये 70% खराब हो गई है, क्योंकि यही फल का मौसम था जी। जो फूल आए हैं, एक भी टींडा नहीं बन सका। इसलिए नहीं बन सका कि जब बारिश होती है तब पोलन फूल का वाश हो जाता है और गिर जाता है। पोलन अगर वाश नहीं होगा तब जाके टींडा बनेगा, वरना टींडा बनता ही नहीं है। कमास बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है, सैलाब की नजर हो गई है। जो बची है वो इस कदर कमजोर फसल है कि 10 मन फी एकड़ से भी ज्यादा पैदावार आने के कोई चांस नहीं है। असल में मसला ये है कि मेरे किसान का जितना नुकसान हो चुका है वो उसका असर आने वाली फसल पे, गंदम की बिजाई पे हो। किसान की जो पूंजी थी उसने फसल कपास चावल पे खर्च कर ली और उसको रिकवरी जीरो हुई है। जेब में कोई पैसा नहीं है। ये हुकूमत को चाहिए, और मैं भी हुकूमत के पास जाके ये गुजारिश करूंगा कि किसान को खाद बीज गंदम का कम से कम प्रोवाइड किया जाए। अगर खाद बीज ना मिला तो फिर गंदम का मसला बहरान अगले साल इस कदर आएगा कि किसी हुकूमत से वो बहरान पूरा नहीं होगा जी। हुकूमत कम से कम हमें बुलाए, हम बताएंगे कि गंदम को कैसे इस मुल्क में दोबारा पूरी तरह से काश्त किया जाएगा। आप बताएं ना, हुकूमत को क्या बताएंगे, हमें बता देना। आपको बता रहा हूं, आपको बताया जब तक गंदम का बीज, गंदम के लिए खाद और ट्यूबवेल के बिजली के बिल चंद महीनों के लिए पेंडिंग नहीं करेंगे, गंदम कभी काश्त नहीं होगी, क्योंकि किसान के पास कोई पैसा नहीं है नई फसल काश्त करने के लिए। देखो जुल्म, देखो मैं आपको जुल्म दास्तान सुनाता हूँ कि जहाँ सैलाब आया, जहाँ बारिश से फसलें तबाह हो गई हैं, वहाँ हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि किसानों को सब्सिडी दी जाए। किसमें सब्सिडी दी जाए? कम से कम बिजली में दी जाए। वहां पे आज ट्यूबवेल वाला सड़कों पे, हर शहर, हर चौक में एहतजाज कर रहा है कि बिजली के बिल डबल भेज दिए हैं, ट्यूबवेल चले नहीं बारिशों की वजह से। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का ट्यूबवेल का बिल है। ये बताएं जो सैलाब में फंसा हुआ है वो 2 लाख रुपया कहाँ दे गए इस हुकूमत को? हुकूमत को होश ही नहीं है। ये तो आपके मीडिया के तवज्जुह से ये बात कर रहा हूँ कि 2 लाख का ट्यूबवेल का बिल कौन पे करेगा? जिसकी फसल बर्बाद होगी, जिसका घर बर्बाद हो गया, जिसके जानवर पानी की नजर हो गए, उसको डबल बिल लाया ट्यूबवेल का। करे क्या? देखें, जिनके पास कुछ नहीं था ना, उनका सब कुछ लुट गया है। ये इस वक्त आपकी पोजीशन है, और 100% सही कह रहे हैं। अगर आप एक फूड शॉर्टेज और क्राइसिस, और ये क्राइसिस है सर, ये मतलब शॉर्टेज में बहुत छोटा लफ्ज है, अगर इसको आप अवॉइड करना चाह रहे हैं आपको मुफ्त में बीज देना होगा। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइए कि ज़राअत जो पाकिस्तान की है उसका 40% जो है वो लाइफ स्टॉक पे मुनहसर करता है। लाइफ स्टॉक का क्या नक्शा है और कैसे उसको खड़ा किया जा सकता है? देखिए जी, जहां तक लाइफ स्टॉक का मामला है, पहले बीमारी खा गई और बेबहा जानवर मरे हैं। जहां जहां फ्लड आया है, लाइफ स्टॉक का एक भी, ना गाय ना भैंस
कोई चीज नहीं बची, पानी की नजर हो गई। देखते देखते मेरा किसान बेचारा बेबस देख रहा है अपनी आंखों के सामने, जानवर पानी बहा के ले गए, पानी जानवरों को बहा के ले गया। एक भी जानवर मेरे किसान का फ्लड एरिया में नहीं बचा। और जो बचे हैं, जहां फ्लड कम पहुंचा है, पानी कम पहुंचा, वहां पे चारा नहीं, वहां जानवर भूखे मर रहे हैं। अच्छा, मैंने खुद देखा 2010 के सैलाब में। अब बताइए कि आज भी क्या यही सूरत हाल है कि जो जानवर बच गए और जो चारा नहीं मिल रहा था और भूखे मर रहे थे, तो मजबूरन जो बचा के किनारे पे लाए उनके मालिकान जानवर, उनको खरीदा आड़तियों ने और उनके एजेंटों ने औने पौने। जैसे अगर 75,000 की भैंस है तो वो 20,000 में बेचनी पड़ गई। 20,000 की बकरी जो है उसके 2,500 रुपए मिल रहे थे और 150 की मुर्गी 15 रुपए में मैंने बिकती हुई देखी है। आज भी यही सूरत हाल है। गुजारे ये कोई आड़ती, कोई व्यापारी जानवर खरीद ही नहीं रहा। इसलिए नहीं खरीद रहा कि पानी इतना है, रास्ता ही नहीं है जी। वो जानवर किस पे लोड करके लेके जाएगा? ट्रक तो जा नहीं सकता, सड़कें पानी से काट दी गई है, पुल गिर गए हैं, कोई जानवर का बंदा, आड़ती, व्यापारी खरीदार ही नहीं है। जानवर खड़े हैं, भूखे खड़े हैं और इतने कमजोर लागर हो चुके हैं कि वो भी बचने के चांस कम है। तो कोई आड़ती व्यापारी औने पौने दामों भी कोई नहीं खरीद रहा। इसलिए नहीं खरीद रहा कि रास्ता ही नहीं है, वो वापस शहर में लाएगा। बहुत शुक्रिया, व्यापारी, बहुत शुक्रिया अनवर साहब। सिर्फ रास्ते बंद है, आड़ती व्यापारी पहुंचेगा कैसे? ठीक है चौधरी अनवर साहब, हम आपसे बिल्कुल राब्ते में रहेंगे क्योंकि जो है सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं बैठा, पूरी एग्री चेन बिजनेस की बैठ गई है। अब आड़ती की बात कर रहे हैं, आड़ती भी डूब और मैं सर जो भी इंडिविजुअल्स हैं या तंजीमें हैं, NGOs बड़ी बड़ी, उन सब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि जितनी इस वक्त इंसानी जान कीमती है, अगर उस इंसानी जान को आपको वाकई सस्टेन करना है तो फिर उनके मवेशियों का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ेगा हर तरह से। ये नेशनल इमरजेंसी लेवल पर इस पे आपको काम करना होगा, अक्रॉस द बोर्ड, चारों सूबों के कंसेंसस के साथ। इसके बगैर आप नहीं कर सकते। ये अभी आज का क्राइसिस है सर, एक साल बाद जो होगा ना, अभी तो अनफोल्ड हो रहा है, अभी ये स्लोली बाय स्टेजेस अनफोल्ड होगा। अभी तो मैं आइडिया ही नहीं है कि क्या हुआ है। एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक। और सैलाब का पानी जो है उतर के नहीं दे रहा है बलूचिस्तान में और जनूबी पंजाब में और ख़ुसूसन सिंध में, जहां बारिशें तो रुक गई हैं मगर सैलाब का पानी जो है वो अभी भी चढ़ रहा है। और ख़ुसूसन दादू शहर के इर्द गिर्द जो है, अब दादू का अगर हम बात करें तो वहाँ सैलाब के बायस मेहड़ में जो इंडस हाईवे है वो ज़ेर आब आ गई है और जिससे मेहड़ शहर का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। 2010 में भी कम बेश यही हुआ था, डूब गया, 2010 में भी डूब गया था। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी कुर्बान अली खुश्क मौजूद हैं। और बताइए कि दादू शहर को कितना खदशा है इस सैलाब से? मुबश्शिर साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अभी इतलात आई है, मुझे SMS आ रही हैं अभी कि खैरपुर नाथर शाह की जो आखिरी लाइफ लाइन थी खुदा हुआ उसको ब्रीचेज पड़ गए हैं और खैरपुर नाथर शाह शहर की तरफ पानी जो है सैलाबी रेला बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बीच में इंडस हाईवे है और कुछ ही मिनटों के बाद पानी शहर में दाखिल हो जाएगा। तो ये इतलात आए हैं। और मज़ीद आपको मैं ये बताऊं कि दादू शहर की जब आप बात की आपने, तो दादू शहर को भी एक आखिरी लाइन, फाइनल लाइफ लाइन है, वो है MNV ड्रेन का हिफाजती पुश्ता जो जोही के साथ और इनके साथ गुजरता है। तो पानी का दबाव जो ही शहर की तरफ से जो है दादू के हिफाजती पुश्ते पर बरकरार है और ताहम अब तक ये सूरत हाल है कि
मेहर शहर पे भी हिफाजती उसको जो रिंग बंद बनाया गया है उस पे पानी पहुंचने वाला है और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा है और इंटस हाईवे मुकम्मल तरह जो है कोलाची मोरी जिसको कहते हैं वो इंटस हाईवे डूब गया है और मेहर शहर का जो जमीनी राब्ता है वो मनकता हो गया है सिंध के दूसरे शहरों से और बड़े तादाद में सैलाब मुतासरीन हैं वो फंस गए हैं जिनको ये भी कहा जा रहा है कि जो नक़ल मकानी करके इस तरफ आए थे वो भी फंस गए हैं। जी ये आप सही कह रहे हैं कि बड़े तादाद में लोगों को नकल मकानी करके मेहड़ और इसके पास गिरदनवा में उनको शिफ्ट किया जा रहा था कराची, हैदराबाद और दादू व दीगर शहरों की तरफ, तो वो भी फंस गए हैं। पानी का जो है लेवल वो बढ़ती जा रही है इंटस हाईवे पे। मैं खुद आज शाम को तो मैं गया, मैंने वहां पे जो सूरत हाल देखी तो 1 घंटे के दौरान 1.5 फुट पानी बढ़ गया इंटस हाईवे पे। तो ये सूरत हाल थी मेहर की। अब खैरपुर नाथन शाह का जैसे मैंने बताया कि आखिरी लाइफ लाइन है वो उसमें भी शुगाब पड़ गए हैं 2 बड़े और पानी तेजी की तरफ से जो है खैरपुर नाथन शाह शहर में दाखिल होने वाला है। और रही सूरत हाल अब दूसरी सैलाब की जोही शहर की, तो जोही शहर का जो मेन रोड है वो भी डूब गया है और लोगों ने अपनी मदद आपकी तहत और गवर्नमेंट ने भी उनकी मदद की और रिंग बंद जो है वो बांधा गया है और रिंग बंद पे पानी पहुंचने वाला है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा खुश साहब, ये फरमाइए कि 2 चीजें हैं इस वक्त जो कि 2010 में भी थी जाहिर है। एक तो ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि भाई हम इमदाद तो पहुंचाना चाहते हैं लेकिन कैसे पहुंचाएं, सब जजीरे बने हुए हैं, कोई रास्ता ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो मुतासरीन हैं उनकी डेस्परेशन और मायूसी भी समझ में आती है कि जी वो जो भी बुरा भला कहते हैं, जाहिर है कि जब पेट खाली हो और बेघरी हो, छत पे आसमान की छत हो, तो आप जाहिर है कि अपने अंदाज से सोचते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो पिछले सैलाब में एक बात सामने आई थी वो ये थी कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन के हिसाब से जो बंद वगैरह हैं उनका बड़ा शोर मचा था कि जी फलां बंद जो है फलां ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, बागात बचाने के लिए काट दिया। और ये जो सूरत हाल है इस बार लोग ज़्यादा विजिलेंट हैं या क्या तस्वीर बन रही है वहाँ? जी अब सूरत हाल ये है कि मैं आज जैसे जोही शहर से लेकर मेहर तक मैंने तय किया फासला और रिपोर्टिंग करता रहा, तो ये सूरत हाल तो नहीं है लेकिन पानी का जो इतना दबाव है और जैसे ही हिफाजती पूछता FP बंद फरीदाबाद से शुगाब पड़े तो वो पानी डायरेक्टली जो है आकर निकला MNV ड्रेन पे, फिर वहां पे ओवरफ्लो किया और फिर सुपरे बंद को 3 जगहों पे बड़े शुगाब डाले और यही पानी है जो MNV ड्रेन के जरिए जोही की तरफ और मंचर झील की तरफ जा रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि बीच में एक मसला था 2 दिन पहले, वो पॉलिटिकल था, वो था काली बोरी पेश जो कि कट ना देने की बात। अगर कट में डिले करते तो मेहर शहर जो खैरपुर नाथन शाह डूब रहे हैं वो जल्दी डूब जाते। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उसको कट दिया गया और पानी को डाइवर्ट कर दिया गया टूवर्ड्स मंचर झील जो पानी का पुराना रास्ता है ओरिजिनल, और बीच में आता है इस पुराने रास्ते में जोही शहर की सूरत हाल खराब होती जा रही है। अब तक ये सूरत हाल है कि 10 लाख लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की ये फिगर है डिस्प्लेसमेंट और अफेक्टेड हुए हैं और लोगों की ये सूरत हाल है कि मैंने ये देखा कि आज जैसे खैरपुर नाथन शाह में जा रहा था, बीच में दादू से लेकर लोग नंगे पांव और चिल्लाते हुए आ रहे थे अपने जानवरों के साथ, किसी के सर में किसके बदन पे कपड़े थे, किसी के नंगे पाँव थे, किसी के हाथों में मुर्गियां थी, किसी के पास जो है जानवर थे, कोई खाली हाथ था, कोई दरख्तों के नीचे बैठा हुआ था। ये सूरत हाल थी। लेकिन इतना तादाद है लोगों का कि अब तक के उनको संभालना बहुत गवर्नमेंट के लिए मुश्किल बात है। दूसरी रही बात यह कि गोजो एक एरिया पहुंच रही है कुर्बान अली, उन तक कोई तरीकाकार है जो कश्तियों के जरिए उनको इमदाद खाना पहुंचाया जा रहा है? मुबशर साहब, सबसे पहले गवर्नमेंट ये इक़दाम उठा रही है। मैंने देखा जिला इंतजामिया और पाक नेवी और जो मिलिट्री है वो रेस्क्यू पे उसका अटेंशन ज्यादा है। लोग अभी भी फंसे हुए हैं, मुतअद्दिद जो गांव हैं, बड़े तादाद में जो लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए, बोट्स के जरिए पाक आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलके इनको निकाल रहे हैं। लेकिन ताहम जो सूरत हाल है रिलीफ कैंपों की वो बहुत बुरी है। मैंने देखा कि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच खुश साहब, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक वक्फा ले लीजिए।
वेलकम बैक जी। अभी जैसे आप सुन रहे थे, एक क्राइसिस ख़त्म नहीं होता कि दो और क्राइसिस जन्म देते हैं। ज़रात का मसला चल रहा है और हम अभी खुश साहब की भी बातें सुन रहे थे कि अभी भी रेस्क्यू का वर्क जारी है, लोग फंसे हुए हैं, लेकिन लाखों लोग इस वक्त रिलीफ कैंप्स में भी हैं और शायद इससे दुगनी तादाद अभी ऐसे इलाकों में है जहां से वो रेस्क्यू हो भी नहीं सकते। और आज आने वाले दिनों में क्या, अभी भी एक बहुत बड़ा मसला है साफ पीने के पानी की फराहमी। आपको पता है कि जितने भी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से हमने बात की है, जितने भी एक्सपर्ट से बात की है, वो हमेशा यही कहते हैं कि जी पानी, साफ पीने का पानी वहां पर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, या अगर ये ना हो सके तो पानी को फिल्टर करने की तरीके कम से कम अपनाने चाहिए। तो क्या किया जा सकता है? लोग मिनरल वाटर के ट्रक भर के पहुंचा रहे हैं, जिससे सही है आज की ज़रूरत कल की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन अगले हफ्ते का क्या होगा, अगले महीने का क्या होगा जब रिलीफ एफर्ट्स थोड़े से वाइंड डाउन हो जाएंगे? पानी की फिल्ट्रेशन की टैबलेट्स की भी बात हो रही है, लेकिन उस पर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक मुस्तकिल वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम इन इलाकों में लगाया जाए? अब यहाँ पर या कैंपों की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, लेकिन इसका एक और मसला ये है कि ये सब इनको पावर की जरूरत होती है। मैं अब एक छोटी बोतल की यूनिट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे यूनिट जिसमें लाखों लीटर पानी आप फिल्टर कर सके। तो जहां पर रोड्स ही तबाह हो गए हैं, वहां पर बिजली का निज़ाम आप सोच सकते हैं कि किस तरह का होगा। तो क्या कोई इसका हल है? एक तंजीम है बूंदे शम्स के नाम से, जिनका कहना है कि जी बिल्कुल ना सिर्फ हल है बल्कि उस हल को वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में। कैसे और कहाँ, ये हम पूछते हैं हमजा फारूक साहब से, जो फाउंडर हैं बूंदे शम्स के। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन हमजा साहब। आपसे पहले भी माजी में भी आपसे बातें हुई हैं। आपका जो अभी प्रोजेक्ट है बूंदे शम्स का, उसमें मैं देख रहा था एक ओएसिस बॉक्स आपने बनाया है और यहाँ पाकिस्तान में आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं, उसकी फुटेज भी चल रही है अभी स्क्रीन पर, कि ये क्या है और ये कैसे ऑपरेट होता है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। देखिए, जो ओएसिस बॉक्स है उसकी ऑपरेशन क्वाइट बड़ा सिंपल सा है। आप मल्टीपल जो वाटर के सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुएं का पानी, बोरहोल, सरफेस वाटर तालाब, वो उस पानी को ड्रॉ करता है और हमारा सोफिस्टिकेटेड फिल्ट्रेशन का एक निज़ाम है जिसके तो दो सिंपल टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और आयन एक्सचेंज, जिसके रिजल्ट से आप पानी से सीवेज का मिक्सअप, बैक्टीरिया, ई कोलाई, हेपेटाइटिस, ये सारी चीज़ें रिमूव कर सकते हैं और सस्टेनेबल तरीके से तकरीबन हर घंटे 1000 लीटर लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारा निज़ाम सोलर पावर्ड है, तो आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। इसी वजह से हम फ्लडेड एरिया जो है वहाँ पे 3 बॉक्स लगा चुके हैं, जहाँ पे लोग रेफ्यूजी के जो हमारे कुछ रिलीफ कैंप्स हैं, वहाँ पे कुछ थोड़ी जो सड़कें हैं जहाँ पे लोगों ने पनाह ली हुई है, वहाँ पे लोगों को साफ पीने का पानी मिल रहा है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से, जैसे आपने मेंशन किया, एक इम्प्लीकेशन है कि नेक्स्ट वी एक्सपेक्ट वाटरबॉर्न डिजीज इन दीज एरियाज एज वेल। अच्छा, बिल्कुल होनी भी शुरू हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के मैं अगर कह रहा था तो आज चेक कर रहा था तो तकरीबन 2500 केसेस डायरिया के ऑलरेडी आ चुके हैं। सिर्फ 4 डायरिया, कॉलरा, टाइफॉइड और डिसेंट्री। आई मीन अगर सिर्फ 4 जो ऊपर के हैं उनका मैं नाम लूँ। हमजा, आपने कहा कि 3 आपने यूनिट अभी तक इंस्टॉल कर दिया, हमें बता सकते हैं कि कहाँ और कब, कितनी देर से वो ऑपरेशन में है? बिल्कुल, देखिए इस तरह है कि हमारी जो डिवाइस है ओएसिस बॉक्स जिसको आपने मेंशन किया, इसकी एक एडवांटेज ये है कि इट इज हाईली पोर्टेबल। इसके नीचे हमने व्हील्स लगाए हुए हैं और आप इसका कॉन्स्ट्रक्ट जब स्टडी करते हैं आपको आइडिया होगा कि ये सारी जो हमने इसके अंदर चीजें दरियाफ्त की हैं उनका मकसद वही था, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स में फेस करते हैं। पोर्टेबिलिटी, आपका एनर्जी इंडिपेंडेंस, फिल्ट्रेशन और हाई अमाउंट्स ऑफ क्लीन वाटर, रोबस्टनेस और उसकी लॉन्ग लाइफ। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने शुरू में 3 सिस्टम जो है सिंध में इम्प्लीमेंट किए। पिथौरा की साइड पे, उमरकोट में पहले भी हमारे 4 प्रोजेक्ट थे और वहाँ पे हम फ्लड वाटर को इस्तेमाल करके तकरीबन 2000 लोगों को पानी हमने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया।
और इसमें छोटी सी मैं चीज़ मेंशन ज़रूर ये करूँगा कि पिछले 24 से 36 घंटे जो हैं उसके अंदर हमें पाकिस्तानियों से, पूरे पाकिस्तान से बहुत प्यार भी मिला है। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने स्टेप अप किया है टू गेट इन्वॉल्व एंड हेल्प इंस्टॉल मेनी मोर ऑफ दीज यूनिट्स अक्रॉस पाकिस्तान। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? देखिए इसमें दो हैं साइजेस। जो कॉमन साइज है तकरीबन उसकी 10 लाख पर यूनिट है, और इम्पोर्टेंटली ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर बन रही है, मेड इन पाकिस्तान। हम खुद इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, कोई इम्पोर्ट इसमें नहीं हो रहा। हमारे जो पाकिस्तानी वर्कर हैं वो इसको बना रहे हैं, हमारा अपना लैब है जिसमें हम R&D कर रहे हैं। और हमारा आइडिया ये था कि आप ये वाटर फिल्ट्रेशन जो है, अगर आप कन्वेंशनल सोलर फिल्ट्रेशन प्लांट की तरफ जाते हैं उसकी कॉस्ट तकरीबन 20 से 25 लाख है। और ये कोई मेकअप नंबर नहीं है, क्योंकि 2014 में जब हमने काम शुरू किया था, मैंने खुद अपने चकवाल जूर गांव है वहां से शुरू किया था, तो हम लोगों ने पहले कन्वेंशनल तौर पे काम किया। फिर हमें ये आइडिया हुआ कि आपको एक सिस्टम लगाने में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लग जाते। दिस इज द रीजन 2014 से 2018 के दरमियान हमने शायद 15-20 प्रोजेक्ट लगाए। इस साल इंशाल्लाह ताला हम लोग 75 प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, हाईली स्केलेबल। और इसी वजह से मेंशन करता जाऊं कि ये टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान में बन के ना सिर्फ पाकिस्तान में, साउथ सुडान में हमने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स बांग्लादेश में वहाँ हमने काम किया। अप्रैल में मैंने OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एक विंग है IOFS, उनके साथ अफगानिस्तान ट्रैवल किया। काबुल में हमने यूनिट्स 6 इसको डिलीवर किए। इसके साथ साथ हम यमन में काम कर रहे हैं। सो दिस इज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में बना, पाकिस्तानी लेड है और पाकिस्तानी लोग ही बना रहे हैं। मैं यहाँ ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही इनकलाबी मुझे लग रहा है, लेकिन एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता है अक्सर कि बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, इंतहाई सस्ते, यूज़र फ्रेंडली, सब कुछ हो सकता है। असल प्रॉब्लम शुरू होता है उनकी मुसलसल मेंटेनेंस के सिलसिले में, और कौन सी चीज़ कम है और किस वक्त रिप्लेस करनी है और कौन उसका इंचार्ज हो। यानी अगर आप किसी गांव में ये चीज़ लगाते हैं तो उसकी ओनरशिप, ताकि ये फैज़ पहुंचाता रहे ये प्रोजेक्ट। तो ये जो बीमारी है इसका क्या करेंगे इतने पैसे और इतनी मेहनत करने के बावजूद, जो कि हमारी तकरीबन कौमी बीमारी है। मैं आपका पॉइंट भी समझ गया और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें आपको मैं 3 पॉइंट्स मेंशन करूंगा। पहली बात तो ये कि हमने इस बॉक्स के साथ खुद एक डिवाइस कंस्ट्रक्ट की है जो आपको डेली इस प्लांट की वाटर फ्लो जो है और जो वाटर की कंटेमिनेशन है और उसकी जो जियो लोकेशन है वो आवरली बेसिस पे आपको पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी बैठे हुए प्रोवाइड कर रहा हो। 2020 में जब मैं आपके प्रोग्राम में आया था और मेरे बाद आई थिंक फवाद चौधरी साहब आए थे, तो मैंने उस टाइम पे मेंशन किया था कि हमें हैंडपंप से हटना है, क्योंकि पाकिस्तान में अंडर वाटर रिसोर्स जो है वो हाईली, मतलब बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहा है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उस टाइम पे भी मुझे कहा था कि शायद ये लड़का वाटर कूलर लगाना चाहता है, और आपने उनको कन्फ्रंट भी किया था एंड दे सेड कि नहीं हमें याद। सिमिलरली इस तरह मैंने और भी जगहों पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ट्राई किया है एंड सैडली हमें जो रिस्पांस हम चाहते थे वो नहीं मिला। और ये क्रिटिसिज्म कोई अनफाउंडेड नहीं है, ये इसलिए कि एज अ पाकिस्तानी, एज समबडी हु टेक्स ओनरशिप ऑफ आवर कम्युनल फ्यूचर, मुझे दुख होता है इस बात का कि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। 2018 में पहली जब हमारी मुलाकात हुई मुझे फोर्ब्स 30 under 30 मिला। 2020 में जब मुलाकात हुई तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तरफ से मुझे पॉइंट ऑफ अवार्ड, लाइट अवार्ड मिला था। आज हम एक सोम्बर पॉइंट पे खड़े हैं जहां पे हमें ग्लोबली लोग यही टेक्नोलॉजी हमसे मांग रहे हैं एज डिजास्टर रिस्पांस, और पाकिस्तान में व्हाइल हैविंग दिस हियर हम लोग उसके लिए वो उस तरह काम नहीं कर सके, वो ट्रैक्शन नहीं मिली। और आई यूजुअली स्टे अवे फ्रॉम मेंशनिंग एनी नेम्स, बट उस टाइम के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर के पास में गया था, फैसल बाठा साहब के पास, and sadly we did not get the kind of response which was needed। और देखिए ये एक सच है,
हमें अनफॉर्चुनेटली दूसरी जो चीज़ सुनने को मिलती है पाकिस्तान में वो ये है कि शायद अल्लाह का अजाब आ। अब अल्लाह का अजाब गरीब बंदे भी हर दफा है। इस्लाम में कॉन्सेप्ट है इख्तियार का, एफर्ट का। इस्लाम में कॉन्सेप्ट है इल्म, नॉलेज का। जब हजरत नूह के पास सैलाब आया था तो उन्होंने कश्ती बनाई, उन्होंने लोगों को बचाने की एफर्ट की। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अब मैंने गिव अप कर दिया, अब तो हो गया जो है। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, हमें अपनी डीपर रिफ्लेक्शन करनी है और हमें ऐसी सॉल्यूशंस को आगे लेके चलना है। फाइनली मैं चीज मेंशन कर देता हूँ कि हमने इसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाला ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें। उसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ, क्योंकि हम खुद पाकिस्तान में काम करते हैं तो हम इस चीज की मेंटेनेंस की 20 साल की गारंटी खुद लेते हैं। एक दफा आपने इसको लगा दिया, इसको मेंटेन करना, इसको साथ साथ लेके चलना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी रीजन ये है कि हम इसको खुद अपने हाथ से बना रहे हैं, हमें कोई एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं। मेरे पास स्क्रीन पे मॉनिटर पे 60-70 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और मेरा आता है कि एक दिन उसका फ्लो कम हो गया है 10 में से 60 में से 5 का। आई नो एग्जैक्टली वेयर टू गो टू इन्वेस्ट माई रिसोर्स। मुझे पूरे पाकिस्तान में घूमना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। और बहुत जरूरी है कि अब हम इसको ओनरशिप के साथ अपना प्रोजेक्ट समझ के लोगों की हेल्प करने आगे ले जाएं। अच्छा हमजा साहब, आप तो ओनरशिप ले रहे हैं और आपके लिए ये जो पूरा साफ पीने के पानी का जो मसला है ये काफ़ी पर्सनल भी है, मेरा ख्याल है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है हमेशा उसके पीछे कोई एक पर्सनल कहानी होती है। तो थोड़ा सा ज़रा आप बताएं कि आपकी जो 7वीं सालगिरह थी, अगर मैं दुरुस्त फरमा रहा हूँ हमजा साहब, उसमें आपके साथ कुछ हुआ था जिसके बाद आपने कहा कि नहीं यार इसी पे ही काम करना है जो अभी आप कर रहे हैं? बड़ी अच्छी आपकी मेमोरी है। 2020 में हमारी इस बारे में बात हुई। बिल्कुल, मैं अपनी जो मतलब हमारी दादी हैं उनके फ्यूनरल पे चकवाल गया हुआ था। वहाँ पे गंदे पानी की वजह से मैं बीमार हो गया और मुझे 2-3 हफ्ते लग गए थे रिकवर होते हुए। और उसके बाद वो एक्सपीरियंस एक बहुत मेरे करीब रहा था। और 2015 के अंदर जब मैंने विलियम्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट किया तो एक माइंड में विजन था कि यार इस एजुकेशन को, ये जो प्रिविलेज मिली है, इसको पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर, अपने लोगों को भूलना नहीं है, अपने गाँव को भूलना नहीं है। तो जो पहला प्रोजेक्ट था बूंदे शम्स का, वो चकवाल में जूड़ गाँव में लगा था, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है। और उम्मीद ये थी कि मेरे जैसे और 7 साल बच्चे जो हैं वो बीमार ना हों। और ऐसे जो है वहाँ से काफिला हमारा शुरू हुआ। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंट्रीज पहले मैंने मेंशन की थी, एस्टिमेटेड हम 60 मिलियन कप्स ऑफ क्लीन वाटर जो है ग्लोबली पिछले 8 साल में प्रोवाइड कर चुके। सो ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी। और सैलाब की सिलसिले में मैं एक्चुअली एक और पर्सनल मेरा एनेक्डोट आ जाता है। 2010 के सैलाब के अंदर मेरे वालिद साहब पोस्टेड थे नौशहरा के अंदर, वो डॉक्टर हैं, आर्मी में थे उस टाइम पे। और हमारा पूरा फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ था वो सैलाब में डूब गया। और 12 साल बाद अभी भी जब नौशहरा में सैलाब, सेम कंडीशन, तो दुख ये होता है कि हमने पिछले 12 साल में क्या किया है। अभी हमने पिछले साल बल्कि समर में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ काम करके 2 अपने ओएसएस बॉक्स छत पे रखवाए थे गाँव में, जो अल्हम्दुलिल्लाह भी प्रोटेक्टेड हैं। उनको इस्तेमाल करके लोग पानी से मुस्तफीद भी हो रहे हैं। हमारा प्लान है कि 10 और लोकेशंस पे ऐसे और जाएं। और होप ये है कि देखिए, पर्सनल स्टोरीज यूजुअली एक स्पार्क बनती है, लेकिन दिस प्रोजेक्ट इजंट अबाउट मी। अब हमारी एक बड़ी टीम है, एक काफिला है, जिसमें बड़ा भाई भी है, दोस्त अहबाब है, जिन्होंने बहुत एफर्ट। So we're a global team, registered in the US, UK, पाकिस्तान में ऑपरेशन है, R&D चल रही है। अच्छा हमजा, सॉरी कता कलामी माफ, मुझे ये बताइए, क्योंकि अब जाहिर है बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का डूबा हुआ है, बहुत सारे करोड़ों लोगों को साफ पानी चाहिए है, तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी दरकार है। तो हुकूमत तो जब करेगी तो करेगी। आप लोगों ने एक डोनेशन की अपील भी की है। अगर लोग कोई डोनेट करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, मैं ये बताता चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम इस चीज़ से आगे आ गए। अब हम बज़वर्ड्स के पीछे नहीं छुपेंगे। क्लाइमेट चेंज हो गई, अज़ाब आ गया। हम इसको यूथ लेड इनिशिएटिव को खुद लीडरशिप ले रहे हैं, खुद अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। जो यूथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पे आए, bundeshams.org, मुझे रीच आउट करें, हम उनको इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले चीज़ ये, यूथ मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जो लोग डोनेट कर सकते हैं
वो हमारी वेबसाइट पे भी डोनेट कर सकते हैं। हम अपना बैंक अकाउंट और फ़ोन नंबर होपफुली आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, उसके थ्रू हमें लोग रीच आउट, ठीक है। हमें 5-5 लाख पे हमारे पास कुछ इस तरह के डोनर्स हैं उनसे कि आप 5 लाख रेज करें, 5 लाख हम देंगे ताकि जल्दी जल्दी ये बॉक्सेस डिप्लॉय हो। ठीक, 15 बॉक्स हमने रिजर्व में रखे हुए हैं ताकि हम जल्दी जल्दी इनको लोगों तक पहुंचाएं। और अब ये है कि ये 3 चीजें होंगी, यूथ को हम मोबिलाइज इंशाल्लाह करेंगे, हम खुद एफर्ट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ये बॉक्सेस पहुंचे, एंड नंबर 3 हम अपने पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को होल्ड अकाउंटेबल करेंगे, क्योंकि अब हमें ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा। टाइम आउट। अच्छा सवाल है कि मैंने पिछले 12 सालों में क्या सीखा है। तो मेरा ख्याल है आगे जाते हुए थोड़ा सा ये हमें देखना चाहिए कि 2010 के बाद क्या रिकमेंडेशन थी, फ्लड के बाद किस हद तक अमल हुआ है। माना कि 500% ज़्यादा बारिश पड़ी है, लेकिन कुछ मेरा ख्याल है कि मैन मेड भी इसमें प्रॉब्लम्स बहुत कुछ। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।